आपका सक्सेस कैप्सूल के इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम्स। ये जो टॉपिक है ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और ये टॉपिक जो है खासकर मेंस या डिस्क्रिप्टिव नेचर का जो पेपर होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो एक सर्किल आप लोगों का जो प्रिपरेटरी सर्किल है उनके बीच ये शेयर करें ताकि सबको ये बेनिफिट इक्वल मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा इस तरह के वीडियो बनाने के। तो दोस्तों सबसे पहले कि वाई दिस टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक हमने चूज़ किया है इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस टॉपिक। तो सबसे पहले बात कि ये सिलेबस के उस पार्ट का उस पोर्शन का पार्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन एटसेट्रा। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो या चाहे एमपी या राजस्थान, इन टॉपिक से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तो क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब यू कैन नॉट स्केप दिस टॉपिक। और अदर देन दैट ये क्या होता है कि इसके बारे में जो मटेरियल की जो एक पढ़ने की जो समझ होती है स्टूडेंट्स में वो काफ़ी कमज़ोर होती है। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। इसमें हम लोग जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लेकिन जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग एस्पिरेंट्स में बहुत कम है, उन टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, इसलिए हमने ये चूज़ किया है। और दूसरा ये कि ये करंट में भी है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है यूएनजीए ने 2021 से 2030 वाला जो डिकेड है, इस डिकेड को इन्होंने घोषित किया है यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसलिए इस दो रीजंस की वजह से ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से कैसे मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं ये हमने फॉर्म किया। यहाँ पे आप पढ़िए कि क्रिटिकली डिस्कस द इमीडिएट नीड ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। और मैं आप लोग कहूँगा कि आप लोग अभी ये वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिखें और उसके बाद जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे उससे अपने कंटेंट को आप देखें कि आप कितना % कंटेंट इसको कर पाए हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपना ये देख लें, लिखने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप अपना जो है कंटेंट देख लें। तो चलिए सबसे पहले तो डेफिनेशन कि व्हाट इज रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, क्या है इकोसिस्टम का जो रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम सर्विसेज का जो रिस्टोरेशन वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उन्होंने ये डिफाइन किया कि इट कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ एक्शंस और प्लान्स एंड प्लान्स। ठीक है, ये एक्शंस और प्लान्स का सम है दैट असिस्ट ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम टू रिकवर एंड फर्निश एज ए होल। ये काफी सिंपल डेफिनेशन है और ये यूएनईपी का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो आप देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ एक्शंस एंड प्लान्स दैट असिस्ट ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम टू रिकवर एंड फर्निश एज ए होल। तो आप इसका नोट्स बनाकर लिख लें, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये जो रेडीमेड डेफिनेशन आप वहां पे पुट कर सकते हैं। डेफिनेटली देयर आर अल्टरनेट वेज ऑफ डिफाइनिंग दिस रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, लेकिन ये जो है सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखते हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम कितने तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, देखिए रिस्टोरेशन इकोसिस्टम्स के जो रिस्टोरेशन है वो दो तरह से नेचुरली किए जाते हैं। एक तो है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। देखिए नेचुरल में क्या होता है कि नेचुरल में आपको मेनली एक तो क्या होता है, नेचुरल में जब आप किसी इकोसिस्टम को रिस्टोर करेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे लेफ्ट अनयूज्ड। ठीक है, लेफ्ट अनयूज्ड फॉर लाइक 2 to 4 ईयर्स। अब इसके लिए अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद नेचर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो खुद को खुद रिस्टोर कर लेता है। लेकिन इसमें बहुत लॉन्गर टाइम लगता है। इसका एक डाउनसाइड यही है कि ये लॉन्गर पीरियड लेता है। इससे बेटर है, और हमारा जो कंजप्शन रेट है, हमारा जो एक्सप्लोटेशन रेट है, वो इस रिस्टोरेशन रेट से काफ़ी ज़्यादा है, नेचुरल रेट। तो इसीलिए नेचुरल रिस्टोरेशन काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे इस कंटेक्स्ट में। जो मेन है वो आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन इंटरवेंशन जिसमें जहाँ होती है, तो वहाँ पे हम लोगों के लिए ये रिस्टोरेशन इकोसिस्टम हमारे लिए ये आर्टिफिशियल जरूरी है। अब आर्टिफिशियल में क्या क्या है, देखिए आर्टिफिशियल के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एस्पेक्ट अगर कहा जाए तो। सबसे पहला है कि सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन।
सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन। दूसरा है इंटीग्रेटेड अप्रोच, आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब क्या? इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब आप हर चीज का, जैसे आपका एग्रोनॉमी हो गया, है ना, वाटर प्रैक्टिसेस हो गए, आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई, आपका ह्यूमन बिहेवियर हो गया, तो इन सब का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच और डिफरेंट डिसिप्लिन, जैसे हाइड्रोलॉजी हो गई जिसमें आप पानी की बचत कर रहे हैं, ठीक है, आप कंजर्वेटिव फार्मिंग कर रहे हैं जहां पे आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन नहीं कर रहे हैं सॉइल का, तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स चाहिए, डिफरेंट डिसिप्लिन्स चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन किसके किसके बीच? कोलैबोरेशन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, मतलब जैसे गवर्नमेंट हो गई, फार्मर्स हो गया, कॉमन सोसाइटी हो गई, ठीक है, ये इन सब चारों का, एनजीओज हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, तो इनका कोलैबोरेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक पब्लिक अवेयरनेस भी चाहिए, मतलब अगर आप किसी, मान लीजिए आपके गांव में कोई एक वेटलैंड था या कोई एक पॉन्ड था जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसके रिस्टोरेशन के लिए क्या पब्लिक अवेयरनेस चाहिए, लोगों में चाहिए कि हाँ भैया ये पॉन्ड इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा वाटर टेबल सही रहता है। तो इसलिए ये पब्लिक अवेयरनेस भी जरूरी है, पॉलिटिकल विल जरूरी है कि आपको लोकल लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको सपोर्ट की जरूरत होगी उस इकोसिस्टम को रीस्टोर करने के लिए, ठीक है। फिर टेक्निकल कैपेसिटी भी चाहिए। टेक्निकल कैपेसिटी इन द सेंस कि आपके पास, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं के सॉइल को आप रिस्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि हाँ सॉइल में कितनी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या कितने एक साल में कितना वो फिर से गेन कर रहा है। तो इस तरह के बहुत बड़ा आर्टिफिशियल वाला जो रिस्टोरेशन होता है, इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, इसमें कोलैबोरेशन चाहिए होता है, इसमें इंटरवेंशन चाहिए होता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए होता है, पब्लिक विल चाहिए होता है, पब्लिक अवेयरनेस चाहिए होता है। तो बहुत सारी चीज हैं जो इसमें आर्टिफिशियल वाले में लगता है। और नेचुरल वाले में क्या है कि नेचुरल वाले में खुद छोड़ दो, वो खुद अपने आप को रिस्टोर कर लेगा, बट प्रॉब्लम इज दैट कि पहला तो ये लॉन्गर पीरियड लेता है, और दूसरा क्या है, पहला तो लॉन्गर पीरियड लेता है, और दूसरा ये है कि हमारा एक्सप्लोइटेशन रेट जो है हमारे रिसोर्सेज का, वो एक्सप्लोइटेशन रेट जो है वो रिस्टोरेशन से ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से हमारा ये नेचुरल वाला ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम क्यों जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी रैपिड। अभी जो हमारा वो हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो काफी तेजी से हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या है कि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने एक रिपोर्ट में ये बताया कि 24% जो लैंड है ग्लोबल, वो डिग्रेड हो चुका है। 24%, कैन यू इमेजिन कि 1/4 जो हमारा ग्लोबल लैंड है वो ऑलरेडी डिग्रेडेड है, ठीक है। इसी तरह से वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये रिपोर्ट ये करती है कि हमारे ग्लोब में करीब, हमारे अर्थ में करीब 12,000 किलोमीटर क्यूब का पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कितना, आप एक इमेजिन कीजिए कि 1/4 हमारे जो ग्लोबल लैंड है, जो हमारे पास पूरी दुनिया में जो लैंड है, उसका 1/4 ऑलरेडी डिग्रेडेड है, और करीब 12,000 किलोमीटर क्यूब का जो हमारा वाटर है वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड है, हमारे अर्थ पे है ये। तो इसका मतलब, इसी तरह से और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि भैया हमारा फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका है, हमारे वेटलैंड डिग्रेड हो चुके हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज डिग्रेड हो चुके हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी रैपिड, ठीक है। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तीसरा इकोलॉजिकल बेनिफिट्स मतलब जैसे आप लोगों को पता होता है कि इकोसिस्टम सर्विसेज होते हैं, ठीक है, प्रोविजनल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सपोर्टिव सर्विसेज होती हैं। तो इससे हमें, अगर हम लोग रिस्टोर करें इकोसिस्टम्स को, तो इससे हमें इकोलॉजिकल बेनिफिट्स आएंगी। चौथा है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब देखिए क्या होता है कि जब एक इकोसिस्टम डिग्रेड करता है तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे होता है? जो वल्नरेबल कम्युनिटीज होती हैं, कैसे? ट्राइबल्स जंगल पे रहते हैं, और जंगल में मान लो वहां पे अगर जंगल डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो डिपेंडेंसी है, वो ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। तीसरा, अगर मान लो वाटर इफेक्ट हो रहा है, तो वुमेन जिनका प्राइमरी काम होता है हमारे सोसाइटी में कि वाटर लाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती हैं एक इकोसिस्टम के डिग्रेड होने से, वो होती हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज, ठीक है। तो इसलिए सोशल जस्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस जब हम लोग इकोसिस्टम को रिस्टोर करेंगे
तब क्या होती है, जॉब क्रिएट्स होती हैं, ठीक है। जैसे एमजी नरेगा में हम लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल इकोसिस्टम्स है उसको, पॉन्ड्स हो गया या कोई वेटलैंड हो गया, उसको हम लोग रिस्टोर करते हैं। ये अभी रिसेंटली 1-2 साल में किया गया है, पहले नहीं था। तो इससे क्या होती है, जॉब्स जनरेट होती हैं। जॉब्स जनरेट होने से क्या होता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं कि हमें वेलफेयर स्टेट है, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको आगे लाना है, वीकर सेक्शंस के लिए काम करना है, तो उसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपको ये आंसर्स में लिखना पड़ेगा। 5वां है हेल्थ सिक्योरिटी। अब हेल्थ सिक्योरिटी को कैसे समझें कि जैसे आप देखें जो अभी कोविड-19 का जो वायरस आया, कोविड-19 का वायरस क्यों आया, नॉर्मली ये बताया जा रहा है कि बैट से आया। तो क्या होता है कि जब एक इकोसिस्टम डिग्रेड कर जाता है ना, तो जो कम्युनिटीज हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरमिंगलिंग होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो कई बार जो डेंजरस पैथोजेंस हैं वो ह्यूमन साइकिल में आ जाते हैं, हेल्थ साइकिल में, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 के बारे में, तो ये हेल्थ सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये 5 जो मेन रीजंस हैं उसके वजह से हमें इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन इंपॉर्टेंट है। पहला डिग्रेडेशन, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें मैं अभी बताऊंगा कौन से एसडीजीज रिलेवेंट हैं, तीसरा इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, चौथा सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और 5वां हेल्थ सिक्योरिटी। अभी देखिए, ये मैंने बताया कि 24% जो हमारे लैंड है वो ऑलरेडी ये है। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता है, इसमें 2 सस्टेनेबल रिलेवेंट जो है गोल्स जो है एसडीजीज वो रिलेवेंट है, ठीक है। एसडीजीज कितना, एक तो हो गया 14 और एक हो गया 15। 14 है लाइफ बिलो वाटर और 15 है लाइफ ऑन लैंड। तो इन पर्टिकुलर 14.2 जो है वो इस यहाँ रिलेवेंट है। वो क्या कर रहा है कि प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है एज एसडीजी 14.2 अंडर 14। सिमिलरली कंजर्व एंड रिस्टोर टेरिटोरियल एंड एक्वा इकोसिस्टम, वो जो है 15.1 पे मेंशन है। तो अगर आप ये दोनों पॉइंट लिख देंगे तो आपका जो आंसर है वो वेल क्वालिफाइड होगा और बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। दिस इज ट्रिक दोस्त फ्रेंड्स, कि आप जब भी आंसर लिखें, मेंस का आंसर लिखें, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है तो यू नीड टू कोट दीज थिंग्स। अगर आप इतना कर पाते हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम फुल मार्क्स, जितना हो सकता है वो लोग आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। प्लीज हमें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम लोग ऐसी वीडियोस और लाएं और आपको बेनिफिट हो। थैंक यू।